हे बच्चा पार्टी, तो क्या हाल चाल। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपका मास्टर टीचर रोहित गर्ग आपका स्वागत करता हूँ। और जैसे कि पता है बच्चों, आज 26 जनवरी है और हमें आज के दिन बहुत खुशी होती है। एज अ स्टूडेंट हमें छुट्टी होती है और स्कूल के अंदर हम वेरियस प्रोग्राम्स या फिर फेस्टिवल्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ लोग परेड के अंदर भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो खुशी भी होती है क्योंकि छुट्टी है, आज पढ़ना नहीं पड़ेगा, और साथ में ही हम कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं नोइंगली अननोइंगली, हमारी जो पेट्रियोटिक फीलिंग्स हैं उनको शब्द दे रहे होते हैं आज के दिन। आज का दिन जैसे कि हमें सब पता है कि 26 जनवरी एज आ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने आज ही के दिन खुद को कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? मेरे अकॉर्डिंग बड़ी ही सरल भाषा के अंदर बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी हमारी वैल्यूज थी, जो भी हमारी फीलिंग्स थी, उनको हमने शब्द दिए। नॉट जस्ट हमारी, इनफैक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उनको हमने इकट्ठा किया। बेस्ट ब्रेन्स कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में बने लगे और उन्होंने एक ऐसा बुक, बोलना बहुत गलत हो जाएगा, पर ऐसा एक लॉ, ऐसी एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम की एक बुक हमें दी जो कि हमारे इंडिया को गवर्न करती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा कंट्री आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्या ये एक रात में लिखा गया था? जी नहीं। ये तब से शुरू हुआ था जब से हमारे देश ने आजादी मांगना शुरू किया था। क्या सिर्फ और सिर्फ आजादी का मतलब अंग्रेजों को बाहर निकालना था? बिल्कुल नहीं। कंट्री को सही रास्ते पे ले जाने के लिए उसकी वैल्यूज डिफाइन करना और एक बंदे की सुप्रीमेसी ना हो, उस चीज को भी ध्यान में रखना, उन सभी चीजों को दिमाग में रखते हुए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन सब लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कंट्रीब्यूट किया। तो चलिए आज के दिन कुछ खास बातें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। क्या मैं आज आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूं? बिल्कुल भी नहीं। मैं आज आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पीछे जो फिलॉसफी है, जो माइंड है, उसकी कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। हो सकता है कि अभी आप लोग इस चीज को फील ना कर पाओ, पर वो कहते हैं ना कि कभी कभार कोई चीज हमारे जहन में रह जाती है तो फिर वो दूर तक जाती है। जब हम बड़े भी हो जाते हैं हम उसको सोचते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द एसेंस ऑफ लाइफ। अगर आप इस चीज को नॉट जस्ट इन इंडिया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अप्लाई करते हो तो वो सक्सेसफुल रहती है, क्योंकि इस बुक के अंदर वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस का कॉम्बिनेशन है। तो आज बच्चों में आपको ऐसी कुछ बातों को समझाने वाला हूं। तो आज बच्चों में आपको सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, उनकी कुछ खास बातें, कुछ चुनिंदा बातों से रूबरू करवाने वाला हूं। तो पहली चीज है क्या? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों वो ब्लेंड है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। मैं आपको बता दूं, पूरे दुनिया के अंदर दो प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, एक रिजिड और एक फ्लेक्सिबल। रिजिड मतलब जिसको चेंज ना किया जा सकता हो, या फिर जिसके अंदर अगर आपने हल्की सी भी कुछ चेंज लानी हो, अमेंडमेंट लानी हो, तो बहुत पापड़ बेलने पड़े। सरल भाषा के अंदर समझा रहा हूं, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप कोई भी चीज चेंज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ती है, या फील करोगे अगर आप हल्का सा भी पॉलिटी में इंटरेस्ट रखते हो। सेकंड इज फ्लेक्सिबल। भाई जैसे कि एक नॉर्मल लॉ पास होता है वैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया जो है वो एक ब्रिटिश कॉलोनी है। ब्रिटिशर्स ने यहां पे राज किया है, तो डेफिनेटली यहां पे इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स जो फिलॉसफी है उसका इन्फ्लुएंस रहेगा ही रहेगा।
पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले लोग थे, हमारे जो एक्चुअल फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे जो एक्चुअल उस टाइम के मिनिस्टर्स थे, वो बहुत दूरदर्शी थे। तो उन्होंने देखा कि भाई इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज, बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पे और डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेजेस, कलर, सब प्रकार के लोग हैं। तो भाई सबको ध्यान में रखना पड़ेगा और जैसे जैसे समय चेंज होता है लॉज को भी चेंज होना पड़ेगा। हो सकता है किसी एरा में कोई लॉ सही हो, वो आज के टाइम पे सही ना रहे। तो इसीलिए उन लोगों ने जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो ब्लेंड यानी कि मिक्सचर बनाया रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नेदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। इसलिए बोला जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आज की डेट में भी चेंज किया जा सकता है। पर क्या इजीली चेंज किया जा सकता है? कुछ प्रोविजंस ऐसे जिनको आप इजीली चेंज कर सकते हो और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं बच्चों जिनको आप इजीली नहीं चेंज कर सकते। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करवाना है, कोई भी अमेंडमेंट करनी है, तो कुछ प्रोविजंस को आप चेंज कैसे कर सकते हो कि उस टाइम पे दोनों हाउसेस के अंदर, लोअर हाउस एज वेल एज अपर हाउस, अगर वहां पे 2/3 मेजोरिटी है, जो भी लोग उस टाइम पे लोकसभा या फिर राज्यसभा के अंदर प्रेजेंट है, उन प्रेजेंट लोगों से वोटिंग करवाई जाती है और अगर 2/3 मेजोरिटी है तो जी हां वो प्रोविजन चेंज हो सकता है। पर साथ में टोटल स्ट्रेंथ है दोनों हाउसेस की, उसका 50% से भी ज्यादा होना चाहिए। तो 2 प्रोविजंस होने चाहिए। तो भाई इसी के कारण ये क्या बन जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है। फिर मान लीजिए आपने कोई ऐसा चेंज करना है जो कि स्टेट्स को भी अफेक्ट करता हो, तो उस टाइम पे बच्चों स्टेट्स की भी सहमति जरूरी है। मान लीजिए आपने स्पेशल मेजोरिटी से लोकसभा और राज्यसभा में वहां पे अमेंडमेंट करने की कोशिश की, पर स्टेट्स को वो पसंद नहीं है, और क्योंकि वो स्टेट्स के रेवेन्यूज को अफेक्ट कर सकती है, स्टेट के कुछ प्रोविजन है उनको अफेक्ट कर सकती है, तो वहां पे स्टेट्स की भी अनुमति बहुत जरूरी है। जिसलिए यहां पे कुछ प्रोविजंस, कुछ अमेंडमेंट्स करने के लिए आपको स्टेट्स की भी मेजोरिटी, मतलब आधी से ज्यादा स्टेट्स उसको रेटिफाई करें। रेटिफाई करना मतलब स्टेट्स भी अनुमति दें कि जी हां हम भी इसके साथ सहमत हैं। तो इसी के चलते बच्चों जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल दोनों है। कुछ को आप बड़े इजीली कर सकते हो, बट कुछ अमेंडमेंट्स करने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। सरल भाषा के अंदर समझाने के लिए मैं इन शब्दों को यूज कर रहा हूं, ठीक है, किसी भी फीलिंग्स को मैं हर्ट नहीं कर रहा हूं। सेकंड, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, मतलब जैसे कि बच्चों जो डिवीजन ऑफ पावर, मतलब सेंट्रल एज वेल स्टेट, इसको हम कहते हैं फेडरल सिस्टम। जैसे कि यूएसए क्या है कि सभी स्टेट्स इकट्ठी हुई और उन्होंने मिलकर के एक कंट्री बनाई, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। क्या इंडिया के अंदर भी वैसा कुछ है? जी नहीं, इंडिया के अंदर स्टेट्स ने मिलकर के कंट्री नहीं बनाई है। इंडिया के अंदर सेंटर ने स्टेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो जिसके चलते हमारे संविधान के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर दोनों फीचर्स हैं, फेडरल एज वेल एज यूनिटरी। अब यूनिटरी क्या है भाई? जो एक सिंगल चीज को लीड कर रहे हो, एक प्रधान एक ही चीज गवर्न कर रही है, उसको हम यूनिटरी शब्द मतलब सिंगल। तो देखते हैं कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दोनों चीजें, फेडरल एज वेल एज यूनिटरी। क्योंकि भाई हर टाइम पे टसल चलती रहती है, कौन अच्छा है, फेडरल या फिर यूनिटरी। तो आप देखोगे कि इंडियन गवर्नमेंट या फिर हमारे जो मिनिस्टर्स थे, हमारे जो क्रांतिकारी थे, हमारे जो दूरदर्शी लोग थे, उन लोगों ने दोनों फीचर्स को एक साथ रखा। बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड को इकट्ठा करके हमारा संविधान लिखा गया। इसलिए इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और ये सरवाइव कर रही है टिल नाउ। और नई डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी हम जो हैं दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज जो कि बहुत साल पहले फ्री हो गए थे, जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उनके साथ कंपीट कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पेट्रियोटिक फीलिंग्स के ऊपर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको फैक्ट्स के साथ बता रहा हूं। और अगर आप एक्चुअल में अपने कंट्री से प्यार करते हो तो बच्चों हमेशा याद रखना कि फीलिंग्स जो है ना, उनको अगर शब्द मिल जाए तो उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, और वो शब्द कुछ रैशनल थॉट्स के ऊपर बेस्ड हो जाए
तो सोने पे सुहागा है। तो अगर आप कंट्री से प्यार करना चाहते हो तो ना कंट्री का बेस देखो कहां पे स्टेब्लिश्ड है। हम सब लोग कंट्री के लिए जान देना चाहते हैं पर कंट्री को समझना नहीं चाहते। तो आज हम अपने कंट्री को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझ रहे हैं। फेडरल फीचर कैसे? भाई दो प्रकार की गवर्नमेंट्स हैं। कौन कौन सी? सेंटर एंड स्टेट। ठीक है। यूनिटरी कैसे? हमारी सेंटर स्टेट से ज्यादा स्ट्रांग है। आपने ये रियलाइज किया होगा कि हमारी सेंटर कभी भी किसी स्टेट को खत्म करके यूटी में कन्वर्ट कर सकती है, जैसे रिसेंटली हुआ है। हमारी सेंटर कभी भी किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को भी चेंज कर सकती है। डिवीजन ऑफ पावर जरूर है सेंटर एंड स्टेट के बीच में, बट स्टिल सेंटर स्ट्रांग है, वो चेंजेस ला सकती है। डिवीजन ऑफ पावर जैसे कि मैंने आपको बताई है, आपको पता है 3 प्रकार की लिस्ट होती है, सेंटर, स्टेट एंड यूनिटरी। सेंटर मतलब कुछ वो लिस्ट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो भी संविधान, जो भी लॉज बनाने का जो प्रोविजन है वो सिर्फ सेंटर के पास है। स्टेट लिस्ट कौन सी? जिसके ऊपर जो भी हक है संविधान बनाने का, लॉज बनाने का, वो सिर्फ स्टेट के पास है। फॉर एग्जाम्पल, जितना भी पुलिस सिस्टम रहेगा, जितना भी एग्रीकल्चर सिस्टम रहेगा, वो पूरा का पूरा स्टेट के अंदर आता है। सेंटर के अंदर कौन आती है? मिलिट्री, फाइनेंस, वो सब कुछ सेंटर के पास होता है। और कुछ जो है यूनिटरी होते हैं, यानी कि दोनों सेंटर एज वेल एज स्टेट लॉज बना सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन। पर अगर बाई चांस मान लीजिए दोनों का लॉ जो है एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करना लग गया, तो सेंटर का लॉ हमारा क्या माना जाएगा? डोमिनेटिंग माना जाएगा। फिर हमारे पास सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे सेंटर है चाहे स्टेट है, वो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव करते हैं। थर्ड, हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये नहीं होता बच्चों के लिखती में, उसको रिटन नहीं कहते। रिटन का मतलब होता है कोई भी अगर चेंज भी लानी है तो उसके भी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद दिए हुए हैं। खुद हम लोगों को वो पावर प्रोवाइड की है कि हम कौन कौन से रूल फॉलो करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस ला सकते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। यूनिटरी कैसे? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। मान लीजिए आप चाहे असम के अंदर रहिए, चाहे आप केरला के अंदर रहिए, चाहे आप पंजाब के अंदर रहिए, चाहे आप जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रहिए, चाहे आप गुजरात के अंदर रहिए, आपके पास सिर्फ एक सिटीजनशिप होगी जिसको आप कहते हो इंडियन। क्या यूएसए के अंदर ऐसा है? नहीं, वहां पे 2 सिटीजनशिप होती है, स्टेट की अलग से, सेंटर की अलग से। तो जिसके कारण हमारे पास यूनिटरी फीचर्स भी हैं। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बच्चों हमारे इंडिया के अंदर कौन सुप्रीम है? आपको पता है कि जो पावर है वो 3 पिलर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर। इनमें सुप्रीम कौन है? अक्सर ये फाइट चलती रहती है, आपने न्यूज़पेपर्स के अंदर भी देखा होगा। तो सुप्रीम इन तीनों में से कोई नहीं है। सुप्रीम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे ये तीनों पावर्स डिराइव करती हैं। पर साथ में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है कि भाई लेजिस्लेचर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर भी चेंजेस ला सकता है बाय फॉलोइंग अ सर्टेन प्रोसीजर। तो यूनिटरी कौन बना देता है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और फेडरल कौन बना देता है कि भाई सुप्रीमेसी किसकी है? कॉन्स्टिट्यूशन की। फेडरल फीचर्स के भाई रिजिडिटी है, इतनी जल्दी से तुम कुछ अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते, तुम स्टेट की कुछ हक नहीं छीन सकते, क्योंकि स्टेट्स को भी रेटिफाई करना होगा उस लॉ को। फिर यूनिटरी क्या बना देता है बच्चों? हमारे पास इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। नो डाउट हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास हाई कोर्ट्स है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, बट जो अपेक्स कोर्ट है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, दैट इज सुप्रीम। सुप्रीम नाम सुप्रीम कोर्ट, राइट? उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो एक हायरार्की है, एक ट्रायंगल है जिसके बेस पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और ऊपर जाते हुए कौन है? सुप्रीम कोर्ट। बट स्टिल वो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो फेडरल सिस्टम देते हुए वो एक यूनिटरी की तरफ बढ़ रहे हैं कि भाई यूनिटरी सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट सबको गवर्न करेगा। फिर फेडरल फीचर्स के अंदर बच्चों हमारे पास आ जाती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कुछ केस हुआ, ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारा एक इंसान है, नॉर्मल इंसान है, लेट्स सपोज उसकी कोई भी गवर्नमेंट या फिर लेट्स सपोज समहाउ कुछ तो हुआ कि भाई गवर्नमेंट से कुछ गलत काम हो गया उसके खिलाफ, तो भाई ऐसा नहीं है कि वो अब जाकर के जुडिशरी का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। हमारे इंडिया में एक बात बहुत फेमस है, कोर्ट में मिलेंगे।
आपने मूवीज में भी सुना होगा। तो ये जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि उस जज को गवर्नमेंट बोल देगी कि भाई अगर तुमने ये केस का फैसला ऐसे नहीं सुनाया ना तुम्हारी तनख्वाह कम कर देंगे, या अगर तुम 5 साल के लिए जज हो तो मैं 3 साल के लिए बना देंगे। तो भाई जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी के ऊपर आपका कोई भी रोल नहीं, लेजिस्लेचर जो है वो कोई भी जुडिशरी के ऊपर हक नहीं जमा सकता। यूनिटरी फीचर क्या है बच्चों? ऑल इंडिया सर्विसेज। बहुत सारे लोगों का आपका सपना होगा IAS IPS बनने का। आपको पता है ये कैसे वर्क करता है? आपको सेंटर सेलेक्ट करेगी पर आप पोस्ट किए जाओगे स्टेट के अंदर। सेंटर सेलेक्ट कर रही है बट यू गाइज विल बी पोस्टेड इन डिफरेंट स्टेट्स UTs, ठीक है, जिसके अंदर आप काम करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालोगे। यूनिटरी बना दिया, सेंटर ने सिलेक्ट किया और एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर यू विल बी पोस्टेड इन द वेरियस स्टेट्स। तो इसलिए हमारे पास यूनिटरी फीचर भी है। तो आप देख रहे हो बच्चों कितना अच्छा अमेलगमेशन है फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स के बीच में। चलिए नेक्स्ट फीचर, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशरी सुप्रीमेसी। बच्चों अक्सर ये फाइट, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, आप न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ते रहते हो कि कौन सुप्रीम है, क्या पार्लियामेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है बच्चों, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर है कि भाई पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट डोमिनेटिंग है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर माना जाता है, यानी कि ब्रिटिशर्स के अंदर। जुडिशियल सुप्रीमेसी है कि भाई नहीं, जो जुडिशरी ने कह दिया वो सही है, वो कहां पे माना जाता है? अमेरिकन सुप्रीम, अमेरिका के अंदर। पर इंडिया क्या है? इंडिया बहुत प्यारा देश है। हमारे लोग दूरदर्शी थे तो उन्होंने क्या किया? दोनों का अमेलगमेशन, ठीक है। किन्हीं चीजों में लेजिस्लेटर ऊपर जाएगा तो किन्हीं चीजों पे सुप्रीम कोर्ट। भाई पूरा चेस का गेम है, अगर किसी को पावर दी है तो किसी के थ्रू चेक लगवाया गया है कि कोई भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर जाए। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बच्चों, वो उनको एक प्रोविजन देता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई लॉ गलत है, उसका इंटेंट गलत है, तो वहां का सुप्रीम कोर्ट उसको चैलेंज कर सकता है, चेंज कर सकता है, जिसके कारण वहां पे इसको बोला जाता है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का सोवरेनिटी या फिर सुप्रीमेसी। पर क्या ऐसी चीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की है? आंसर इज नो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक चीज चेक करेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक चीज चेक कर सकता है इंडिया के अंदर, कि अगर कोई लॉ बनाया जा रहा है तो उस लॉ को बनाते समय क्या प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ है? क्या लेट्स सपोज कि अगर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए तो क्या गवर्नमेंट ने वो फॉलो की है? तो अगर वो फॉलो की है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सही करार दे देगा। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि अगर आपने संविधान के अंदर अगर लॉ बना रहे हो और आपने प्रोसीजर फॉलो किया है तो सुप्रीम कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो चेंजेस आती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी आजकल के टाइम पे चेक करती है कि कोई जो लॉ है वो क्या कहीं पे एक डॉक्ट्रिन है बच्चों, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या उसको इफेक्ट तो नहीं कर रही? उसके बारे में कभी हम कहीं और डिस्कस करेंगे। बट स्टिल आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है वो ध्यान रखती है कि जो भी लॉ बने उसकी इंटेंशन चेक की जाए। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने अब दोनों प्रोविजन दे दिए गए हैं कि प्रोसीजर भी फॉलो हुआ ढंग से और इंटेंट भी, बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको इफेक्ट ना करे। तो देखिए सिंथेसिस ऑफ बोथ पार्लियामेंट्री एज वेल एज जुडिशरी सुप्रीमेसी। नेक्स्ट, इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बच्चों दो प्रकार की फॉर्म हो सकती है वर्ल्ड के अंदर, फर्स्ट इज द पार्लियामेंट्री, सेकंड इज द प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री मतलब लोकसभा राज्यसभा, दो हाउसेस के बीच की कॉपरेशन। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव वो जो लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव वो जो लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं, उन दोनों के बीच में कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बेस के ऊपर एस्टेब्लिश्ड है कौन सी चीज? पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है ऑन द अदर हैंड वो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द टू ऑर्गन्स, मतलब भैया
लेजिस्लेटिव अपना काम करेंगे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेंगे, इन दोनों के बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी और प्रेसिडेंट जो होगा वो प्रधान होगा, उसकी सुप्रीमेसी होगी। बट पार्लियामेंट्री के अंदर ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट्री के अंदर दोनों के बीच की कोऑर्डिनेशन है, अमेलगमेशन है। इस सिस्टम को, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को बच्चों हम बोल देते हैं वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि हम जो हैं, इंडिया जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी रहा है, तो हमारे डेफिनेटली फिलॉसफी के अंदर उनका इन्फ्लुएंस होगा ही होगा, क्योंकि भाई उन्होंने हमें 200 साल तक राज किया है। और क्योंकि उनकी जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिशर्स की जो पार्लियामेंट है वो वेस्टमिनिस्टर के अंदर बनी हुई है, इसलिए इसका नाम क्या है, वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ या फिर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। इसको हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक जिले से, हर एक इलाके से, हर एक प्रकार की कास्ट से, हर एक रिलीजन से, हर एक कलर से रिप्रेजेंटेटिव्स उठ के पार्लियामेंट में जाते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स जनता के लिए जवाबदेही होते हैं वहां पे, और उनकी बातों को वहां पे रखते हैं, पार्लियामेंट के अंदर रखते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, या फिर इसको बोल देते हैं कैबिनेट गवर्नमेंट। आपने देखा होगा जब भी नया प्रधानमंत्री चूज किया जाता है, जब भी नई गवर्नमेंट बनती है, तो अक्सर लोग न्यूज के अंदर बड़ा ही ध्यान से सुनते हैं कि इस बार पोर्टफोलियोज, डिफरेंट पोर्टफोलियोज, डिफरेंट डिपार्टमेंट के पोर्टफोलियोज कौन कौन से मिनिस्टर के पास जा रहे हैं, कि भाई रेलवे मिनिस्ट्री किसके पास जा रही है, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन किसके पास जा रहा है, HRD किसके पास जा रही है। तो ऐसे करके वो जो एक कैबिनेट बनती है, जिसके कारण वो चुनिंदा मिनिस्टर्स के पास इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स जाते हैं, जो कि एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंप्लीट पार्लियामेंट को। रिस्पॉन्सिबल मतलब जवाबदेही, उनको जवाब देना पड़ता है, अगर कोई भी स्टेप लेंगे उनसे कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है पार्लियामेंट के अंदर। पर कभी कभार अगर प्राइम मिनिस्टर की इमेज बहुत स्ट्रांग हो जाए, तो प्राइम मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डोमिनेट कर दिया जाता है, तो इसलिए इसका नाम क्या बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी बन जाता है। तो बच्चों 26 जनवरी है, हमें बहुत खुशी है, हम सब लोग के दिलों में बहुत सारी भावनाएं हैं देश के लिए, हम सब लोग हंसते हंसते इस देश पे कुर्बान होना चाहते हैं। फीलिंग्स को शब्द दीजिए, रैशनल फैक्ट्स पे जाइए, क्योंकि यही काम है एजुकेशन का। फीलिंग्स अक्सर फैक्ट्स को किल कर देते हैं, इमोशंस अक्सर रैशनल माइंड को किल कर देती हैं। अगर आप एक्चुअल में इस देश से, इस कंट्री से प्यार करते हैं, तो उसकी फिलॉसफी को समझिए, उसकी वैल्यूज को समझिए, क्योंकि भैया अगर इस देश को आगे लेके जाना है, तो ये जो जनरेशन हमारी आगे आने वाली है वो स्ट्रांग होनी बहुत चाहिए। अगर वो स्ट्रांग ना हुई ना, हमारा कंट्री इस टाइम पे यंगेस्ट कंट्री है, वो बहुत आगे भी जा सकता है और बर्बाद भी हो सकता है अगर सही डायरेक्शन नहीं मिली। तो आज के दिन, आज के इस बहुत ही ऑसम अवसर पे, जब हम इस बहुत अच्छे दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपब्लिक डे, तो ये खुद से प्रॉमिस कीजिए, इस कंट्री से प्रॉमिस कीजिए कि आप हर रोज या फिर हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन इस कंट्री की फिलॉसफी को समझोगे, इसके संविधान के पीछे क्या फिलॉसफी है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की क्या फिलॉसफी है, या फिर किसी भी फ्रीडम फाइटर की जो बायोग्राफीज हैं उनको आप पढ़ने की कोशिश करोगे। तो चलिए बच्चों, इसी नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं, और जाने से पहले हैप्पी रिपब्लिक डे, जय हिंद।